जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईटीआर के फॉर्म इस साल काफ़ी जल्दी रिलीज हो चुके हैं। आप सब ने आईटीआर के कई सारे फॉर्म्स के बारे में सुना होगा। हाय गाइस, मेरा नाम है शुभम जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न के कौन कौन से फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं और उन्हें किन किन को कौन सा फॉर्म भरना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आईटीआर के कौन कौन से फॉर्म भरने चाहिए और किस व्यक्ति को कौन सा फॉर्म हमें भरना चाहिए। अगर हम बात करें कि आईटीआर के कितने फॉर्म होते हैं तो आईटीआर के 7 फॉर्म होते हैं। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, आईटीआर 6 एंड आईटीआर 7। नाउ इन आईटीआर 7 के 7 फॉर्म्स में से हमें एक अपने लिए जो बेस्ट अपने लिए उसे हमें चुनना पड़ता है और वो हमें भरना पड़ता है। तो अगर किसी के ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल है तो उसे आईटीआर 1 उठाना होता है और उसे भरना होता है। तो आपके ऊपर कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल होगा और आप किस आईटीआर को भरे, ये जानने के लिए चलिए समझते हैं आगे का पार्ट। एक एसएससी के अंदर अगर हम इसको डिवाइड करें तो इस तरीके से एक चार्ट बनकर आता है। अब आपको ये चार्ट अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इसे यकीन मानिए थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके इसको समझाते हैं ताकि आपको पता चले कि आईटीआर 1 से लेकर के आईटीआर 7 तक आपको कौन सी आईटीआर बननी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक एसएससी यानी कि जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला है, अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उसके ऊपर 4 फॉर्म्स एप्लीकेबल है। ठीक है, ये 4 फॉर्म्स उसके ऊपर एप्लीकेबल है, यानी उन 4 में से उसको एक फॉर्म चुनना है। तो अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हो तो बाकी के 3 भूल जाइए, 1, 2, 3, 4 में से आपको एक चुनना पड़ेगा। अब 1, 2, 3, 4 में से आपको कौन सा चुनना है ये डिसाइड करने के लिए आपको एक सिंपली सी बात सोचनी है कि क्या आपका बिजनेस था या आपका बिजनेस नहीं था। अगर आप बिजनेस में थे तब आपके पास केवल 2 फॉर्म रह जाएंगे और अगर आपके पास बिजनेस नहीं था तब आपके पास 2 फॉर्म रह जाएंगे। यानी अगर आपने जैसे कि सोचा कि मैंने इस साल यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक कोई भी बिजनेस नहीं किया है, मेरी बिजनेस से किसी भी तरीके की इनकम नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको किसी भी तरीके का केवल 2 ही फॉर्म में से एक फॉर्म सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यानी आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या आपके पास बिजनेस था या नहीं था। अब अगर आपके पास बिजनेस था तो आपको अलग साइड चले जाना है और अगर आपके पास बिजनेस नहीं था तो आपको इस साइड आ जाना है। नाउ बिजनेस अगर आपके पास था तो आपको कौन सा फॉर्म बनना है ये जानने के लिए आपको कंडीशंस देखनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है, पहली कंडीशन। दूसरी, आपकी केवल 3 सोर्स से इनकम है। पहला है सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए और तीसरा है अदर सोर्स। यानी अगर आप ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आप भरिए आईटीआर 1। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो या तो सैलरीज में है, जिनकी सैलरी 50 लाख से कम है और उनकी कोई ज़्यादा इनकम है नहीं, एक घर है और मतलब एक छोटी सी आराम से लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। अगर ऐसा कुछ अगर आपके पास चल रहा है तो आपको आईटीआर 1 भरना चाहिए। ये ज़्यादातर मोस्टली मैंने देखा है या तो जिनकी इनकम लगभग 2.5 से 5 लाख के बीच में होती है, जिनका ज़्यादा नहीं होता है और वो बैंक से लोन के लिए पर्पज़ के लिए जब भरते हैं तो आईटीआर 1 को प्रेफर करते हैं, या फिर जो फैमिली पेंशन या जिनके पास पेंशन आ रही होती है बुढ़ापे के अंदर जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तब वो आईटीआर 1 को भरना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उस समय उनके पास कोई भी शेयर सिक्योरिटीज़ वगैरह नहीं होता है। क्योंकि अगर आपके पास शेयर सिक्योरिटीज़ ये सारी चीज़ें होल्ड कर रखी है और अगर आपसे उससे कोई भी प्रॉफिट या गेन होता है तो फिर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी और आईटीआर में जाना पड़ेगा। अब अगर आपकी इनकम मान लीजिए 50 लाख से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है या सैलरी के या अदर सोर्स के अलावा भी कोई और इनकम है जैसे कैपिटल गेन, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर ऐसी कोई भी इनकम अगर आपके पास है तो आप आईटीआर 2 में चले जाइए। मतलब अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो या तो आपको आईटीआर 1 बनना पड़ेगा या आईटीआर 2 बनना पड़ेगा। आईटीआर 1 कब बनना पड़ेगा, जब आप कुछ कंडीशन स्पेसिफाई जो की गई है उनको सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो आप आईटीआर 2 भर दीजिए। आईटीआर 1 थोड़ा सा सिंपली है, थोड़ा सा सिंपल है, इसीलिए उसका नाम सहज रखा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो आईटीआर 1 है वो अगर आप भरते हैं तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आईटीआर 2 भी इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, उसमें भी जनरल डिटेल्स ही आपको देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हो गया आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास बिजनेस है तो अब जब भी किसी के पास बिजनेस होता है तो सरकार या मैं कहूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे 2 ऑप्शन देता है। एक उनके बेनिफिट के लिए भी कह सकते हो और इनकम टैक्स का भी एक स्वार्थ उसमें छुपा हुआ है। तो वो बेनिफिट क्या है, वो बेनिफिट ये है कि आपको अपने टर्नओवर का एक फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट मानना होता है। मतलब आपका बिजनेस है तो आपको 2 चीज़ें होगी। सबसे पहले आप सेल्स करोगे, यानी आप कुछ सामान बेचोगे। अब जो आपने बेचा है क्या वो कम्प्लीटली इनकम हो गई आपकी? नहीं, आपको कुछ खर्चे होंगे। यहाँ पे अगर मैं कहूँ इसमें से आपको कुछ खर्चे होंगे और जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा और आपको इस प्रॉफिट पे ही टैक्स देना पड़ता है।
अब ऐसे में अगर आप छोटे मोटे रिटेलर है जिनका प्रॉफिट 2-4 लाख 5 लाख रुपए तक होता है, तो ऐसे में उनके लिए पूरा डिटेल मेंटेन करना कि इस साल मेरी कितनी सेल हुई, कितना है ना एक्सपेंसेस कितना हुआ, ये सारा मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के लिए भी ये डिफिकल्ट होगा कि उसको वेरीफाई करे। तो ऐसे में दोनों को बेनिफिट या दोनों को ज़्यादा वो नहीं हो, इसकी वजह से इनको बताया गया है कि आप चाहो तो प्रिज्यूमटिव बेसिस पर इनकम मान सकते हो। दैट मीन्स आप क्या करो कि आप अपना जो भी बिजनेस है उसका 8% सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट मान लो। यानी अगर आपकी सेल्स हुई है मान लीजिए 10 लाख, तो 8% के हिसाब से कितना हुआ 80,000, यह आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रॉफिट पे जो भी टैक्स बनता है वो आप दे दीजिएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती है। अगर आपका इस तरीके का बिजनेस है या इस तरीके से आप इसको अवेल करते हैं तो उसे बोला जाता है प्रिज्यूमटिव बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट करना, प्रिज्यूमटिव बेसिस पे इनकम कैलकुलेट करना। तो अगर ऐसा है तो आपको भरना होगा ITR 4। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे इस तरीके से नहीं बनना है, मेरी इनकम भले ही 50 लाख है लेकिन मैं नहीं मानता कि मेरा 8% का प्रॉफिट हो जाता होगा, 4 लाख प्रॉफिट हो जाता है, मुझे लगता है कि अगर मेरी इनकम 40 लाख है तब भी मुझे थोड़ा बहुत जो है कम प्रॉफिट होता है, 8% का प्रॉफिट नहीं होता है या मुझे लॉस है। तो इसलिए अगर आप आराम से कैलकुलेट करके भरना चाहते हैं तो फिर आपको नॉर्मल कैलकुलेशन में जाना होगा और आपको ITR 3 भरना होगा। तो यहाँ पे तो बात हो गई दो एसएससी की, इंडिविजुअल एंड HUF। अब बात करते हैं बाकी के अदर ऑल टाइप ऑफ एसएससी कि उन्हें कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होती है। अब बात करें अगर हम तो कंपनी की, कंपनी का नाम सुनते ही आपके मन में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि कंपनी को भरनी पड़ती है ITR 6। यानी कंपनी को कौन सी ITR भरनी होती है 6। अब उन कंपनीज में भी दो तरीके की कंपनीज को आपको अलग अलग करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। पहली है नॉर्मल कंपनी और दूसरी है वो कंपनी जो अंडर सेक्शन 11 में एग्जाम्पशन ले रही है। अंडर सेक्शन 11 का मतलब हो गया कि जो चैरिटेबल पर्पज के लिए कुछ काम कर रही है, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्क कर रही है। तो ऐसी अगर कोई कंपनी है तो उनके लिए फिर अलग जो है चला जाएगा, अलग ITR फॉर्म चला जाएगा। बट नॉर्मल कंपनी जो है उनको ITR 6 बननी है। तो अगर आपके पास भी कोई कंपनी है या आपका क्लाइंट जो है वो एक कंपनी एसएससी है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ITR 6 बनना है। अब बात करते हैं अदर एसएससीज की। तो ऑल टाइप ऑफ एसएससीज के लिए ITR 5 रखा गया है, लेकिन कुछ एक स्पेशल केस के लिए ITR 7 रखा गया है। तो ये स्पेशल केस जो है वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, बट आपको ये पता रहना चाहिए कि 139 सबसेक्शन 4A से लेकर के 139 सबसेक्शन 4F तक के जो एसएससी आते हैं उनमें ITR 7 है। बाकी के जितने भी एसएससी है, अगर आपकी फर्म है, आपकी पार्टनरशिप फर्म है या आपका AOP है, BOI है, ट्रस्ट है, ऑल काइंड ऑफ एसएससी उनको ITR 5 भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे वापस एक बार इसको समराइज करके मैं आपको फास्ट बता देता हूँ। कोई भी इंडिविजुअल है जिसका बिजनेस नहीं है तो अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ITR 1 भरे, अगर वो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है तो ITR 2 भरे। बिजनेस आ गया, बिजनेस में अगर वो सरकार जिस तरीके से कहती है कि प्रिज्यूमटिव बेसिस पे टैक्स दे दो तो वो ITR 4 भरे। अगर वो नहीं चाहता है कि मैं इतना प्रॉफिट मान के इतना टैक्स दूं प्रिज्यूमटिव बेसिस पे तो वो ITR 3 भर सकता है। हर कंपनी को एक्सेप्ट जो अंडर सेक्शन 11 में एग्जाम्पशन प्राप्त कर रही है उनको ITR 6 बनना है। इन सब एसएससी के अलावा बाकी जो भी एसएससी बचे उनको ITR 5 बनना है। और कुछ स्पेशल केस ऑफ एसएससी 139 सबसेक्शन 4A से लेकर के 4F तक को ITR 7 बनना है। तो यहाँ का वीडियो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।